महितपूर या गावामध्ये आपण आलेलो आहोत। हे जे गाव जे आहे हे मध्य प्रदेश राज्यामध्ये येतं। या ठिकाणून काही अंतरावरच उज्जैन आहे। त्या उज्जैनमध्ये आपण 12 ज्योतिर्लिंगापैकी एक मोठं मंदिर त्या ठिकाणी आहे। त्याचाही जीर्णोद्धार अहिल्यादेवी होळकरांनी केला होता। आणि आम्ही आज या महितपूरमध्ये आल्यानंतर या ठिकाणी पाठीमागं तुळसाबाई होळकर यांची समाधी आहे। या संदर्भामध्ये या तुळसाबाईच्या संदर्भामध्ये आपण या ठिकाणी ऐकणार आहोत। या ठिकाणी शिप्रा नदी आहे। आज आपण रामचंद्र ठाकूर या गावचे आहेत, त्यांचा अभ्यास आहे। आपण त्यांच्याकडून ऐकूया की या तुळसाबाई होळकरांचं आणि या महितपूरचं महत्त्व काय आहे ते। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ तुलसाबाई होलकर की सन 1817 में 20 दिसंबर की रात में हत्या हुई थी। ये हत्या उस समय हुई थी जब अंग्रेज़ और मराठों का एक बहुत बड़ा युद्ध यहाँ पर होने वाला था। अंग्रेज़ सेना उधर शिप्रा नदी के पार थी और होलकरों की सेना जहाँ हम खड़े हैं इस पूरे क्षेत्र में लगभग 15 किलोमीटर के अंदर थी। इस युद्ध के पहले रात में ही अंग्रेज़ों ने प्रलोभन देकर के तुलसाबाई होलकर की सेना के 2 सेनापतियों को अपनी ओर मिला लिया और उन सेनापतियों ने पूरे छावनी क्षेत्र में जहाँ पर इनके डेरे डले हुए थे, जहाँ इनके तंबू डले हुए थे, ये खबर भेज दी कि तुलसाबाई तो अंग्रेज़ों से संधि करना चाहती है और उनसे मिल गई है। इस तरह का एक आरोप लगा करके इनने जितने भी गद्दार सैनिक थे उन लोगों को मिला करके धीरे से तुलसाबाई का पूरा जहाँ पर उनका टेंट लगा था उस तंबू को चारों तरफ से घेर लिया। बहुत कड़ा पहरा लगा दिया। उस समय तुलसाबाई जो है उनके पुत्र होलकर राजकुमार 7-8 साल के ही थे, जो कि इस युद्ध के नायक भी थे। उन्हें भी वहाँ से हटा दिया गया। तुलसाबाई को रात को 9-10 बजे से लगाकर 4 बजे तक सख्त पहरे में रहा। वो रोने लगी और वो कहने लगी मेरे सारे गहने ले लीजिए, पर ये देश की आज़ादी की लड़ाई है। तुम लोगों ने मुझे काय के लिए बंदी बनाया, अगर उन्होंने तुमको जितना धन दिया उससे ज़्यादा मैं दे दूंगी, परंतु इस युद्ध को किसी तरह से भी इसमें हमारी पराजय को मत के साक्षी मत बनिए। पर तुलसाबाई की चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी। तो उस तंबू के आसपास दूर दूर तक किसी सैनिक को आने नहीं दिया गया था। सवेरे 4 बजे और 4:30 बजे के बीच में सख्त पहरे में चारों तरफ से जंजीरों से जकड़कर तुलसाबाई को इस जगह लाया गया था जहाँ यह समाधि बनी है। इसी जगह तुलसाबाई का सर काट दिया गया। काटने के बाद इस अबला महारानी को दाह संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। उनकी जो गर्दन थी सामने शिप्रा नदी में डाल दी, जो पानी में बहकर चली गई। बाद में 4-8 दिन बाद जब युद्ध की ज्वाला शांत हुई तब तुलसाबाई का शव ढूंढा गया, परंतु गर्दन नहीं मिली और इस स्थान पर उनका दाह संस्कार करके यहाँ समाधि बनाई गई। तुलसाबाई की मृत्यु के बाद युद्ध का जो निर्णय था वो बहुत अलग ही तरह का हो गया। सवेरे सब सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ था क्योंकि उनके महारानी की हत्या हो गई थी। फिर भी बहुत बहादुरी से लड़ने के बाद जैसे ही जीतने वाले थे उसी समय दोनों सेनापति जिनने गद्दारी करके तुलसाबाई को बंदी बनाया था युद्ध मैदान से अपनी सेना लेकर के हट गए। गफूर खां और चीतू खां जब वो हटने लगे तो राजकुमार छोटे बच्चे थे, उनके आंख में आंसू आ गए। वो रोने लगे और कहा कि अब हम जीत रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। पर उस बात को किसी ने नहीं सुनी। बाद में हाथी के ओहदे पर तोप का गोला लगा, राजकुमार नीचे गिर गए। उसके बाद हरिराव होलकर ने राजकुमार को अपनी गोद में बिठाया। जब राजकुमार के ऊपर फिर गोली चलाई अंग्रेज सैनिकों ने तो हरिराव होलकर के घोड़े ने दोनों पैरों पर खड़े होकर राजकुमार की जान बचाई और वो वहीं शहीद हो गया, जिसकी समाधि भी यहाँ पास में है। बाद में हरिराव होलकर से भीमाबाई ने राजकुमार को लिया और अपनी पीठ पर बांधी और युद्ध का यहाँ पर संचालन करती रही। परंतु जब दोनों सेनापति सेना लेकर चले गए तो भीषण युद्ध हुआ। 2 बजे और 3 बजे के मध्य दिन में इस युद्ध का फैसला हो गया। होलकर सेना हार गई। इस सेना के अंदर 2000 मराठा सैनिक तो एकदम से ही यहाँ मारे गए हैं। 1000 मराठा सैनिक घायल हो गए। घायल होने के बाद इतिहासकार लिखते हैं कि ये एक ऐसा रुंदन था, एक ऐसा कोलाहल था कि आकाश में बादल आ गए। भगवान को भी ये बात सहन नहीं हुई थी। आकाश की छाती चीर करके बिजलियां गिरने लगी थी, ओले गिरे थे। 1000 के करीब घायल जो यहाँ पड़े हुए थे,
दिन में ही उनको सियार और कुत्ते उनको नोच रहे थे, जिनका पैर कटा था, जिनका हाथ कटा था। उन्हें किसी भी प्रकार का मेडिकल या दवाई या औषधि का उपचार नहीं हो पाया, और वो ओले के कारण, ठंड के कारण, बरसात के कारण यहाँ पर वो लोग भी मृत्यु को सिधार गए। ये जो शिप्रा पास में है, 3,500 लोगों का खून, 1,000 अंग्रेज़ों का खून, सब मिला करके पूरी खून से लाल हो गई थी, धरती खून से भर गई थी। उस समय भीमाबाई को इतना गुस्सा आया था कि 7 क्लास 1 अंग्रेज अधिकारियों को उसने तलवार से काट दिया था, और भागते भागते अंग्रेज़ों को चाहे जीत मिल गई हो, पर उन 7 को एक ही कब्र में लिटाया। उसकी कब्र आज भी है जहाँ 7 के नाम लिखे हुए हैं। ये बहादुरी थी यहाँ पर मराठा सैनिकों की। 200 साल होने पर मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के नॉलेज में ये बात लाया, सारे इतिहासकारों को बुलाया, इस घटना के ऊपर पूरी चर्चा करी, और हमने यहाँ पर पितृ भागवत करवाई, इस पूरे क्षेत्र में दीपक जलवाए, रात में सारे नगर के लोगों ने श्रद्धांजलि दी, और हमने उन बलिदानियों को याद किया जिसने इस देश की आज़ादी की तरह अपनी जान दी। और उनकी बाई को, उनकी महिलाएं, उनकी पत्नियाँ उसके बाद यहाँ आकर इतनी सती हुई कि हिंदुस्तान में कहीं भी सतियों का शमशान नहीं होगा। जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ इस दरवाजे के पास में सतियों का शमशान है, जहाँ हजारों महिलाओं ने अपने पति की देह अपने गोद में रख करके यहाँ सतियाँ हुई है। और ये भारत का एकमात्र सतियों का शमशान कहलाने वाली जगह है। आज भी उन सतियों की छतरियाँ बनी हुई है, और जिस जगह हम खड़े हैं तुलसाबाई का, यहाँ पर ये बलिदान वाली स्थल है। ये मराठों का बहुत बड़ा बलिदान स्थल है। मैंने सारे हिंदुस्तान के मराठा लोगों को, महाराष्ट्रियन लोगों को लिख के भेजा था कि आप लोगों के पूर्वजों ने हमारे यहाँ इतना बड़ा बलिदान दिया है, इस भूमि तक आइए, उनके परिवारों को ढूंढिए कि किन किन के परिवारों के वो लोग थे आज से 150 साल पहले। ये इस बलिदान दिवस पे मैं खड़ा हूँ। आप महाराष्ट्र के, कर्नाटक से जो भी आए हैं, मैं अपने अतिथियों को प्रणाम करता हूँ। उन्हें कहता हूँ कि और भी इतिहास प्रेमियों को आप यहाँ लाइए। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि कम से कम आपने तो सुधली उस जगह की जहाँ 200 साल पहले इतना बड़ी शौर्य की गाथा लिखी गई थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय भारत। पहा, आपण मराठ्यांचा इतिहास कर्तृत्ववान इतिहास आहे। होळकर जर पाहिलं तर हे मराठी होते, ते महाराष्ट्रातून या ठिकाणी आले, या मध्य प्रदेशमध्ये या ठिकाणी राज्य स्थापन केलं। आणि इंदोर हे जरी त्यांची राजधानी असली, महेश्वर ही जरी त्यांची राजधानी असली, तरी त्यांनी मात्र संपूर्ण भारतभर त्यांचे कामं केलेले आपल्याला दिसतात। जनसामान्यासाठी, जनतेसाठी त्यांचे कामं आपल्याला दिसत आहेत। किती पराक्रमी असे हे होळकरांच्या महिला, होळकरांचे वीर पुरुष होते, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। शेवटी आमचा उद्देश एवढाच आहे की इतिहासामधून आपल्याला काहीतरी शिकायचं आहे, काहीतरी शोध घ्यायचा आहे।